ने उसको न्यूट्रल नहीं रहने दिया। आपने पूरी कोशिश की है कि आप हमेशा जो है वो साजिश करके सामने आए। तो क्या आप चाहते हैं, आप ये बता दें कि आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे। तो गिनती तो आपकी कभी भी पूरी नहीं थी। गिनती ना आपकी 2018 में पूरी थी, ना आपकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके एजे के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके सेनेट के इलेक्शंस में गिनती पूरी नहीं है, और आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, आपके लिए और सारे जो इदारे हैं उनको मैनेज करे, आपके लिए वो आपके मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डाले। आप क्या चाहते हैं? और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? और बात ये कि अगर आइन की पासदारी, देखिए न्यूट्रल होना क्या है, आइन की पासदारी है ना, वो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई सियासी जमात हो, ये तो एक अच्छी बात है कि कोई अगर जो आइन अहकामात देता है, आइन अपनी जो आइन की अगर कोई पासदारी की बात कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। इस पे इतना सीखपा होने की, इतना नाराज होने की और इतना मछली की तरह तड़पने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही एक इससे साफ पता चलता है कि क्योंकि आपके जो इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आपको नज़र आता है, आपकी जो कारकर्दगी रही है जिसमें महंगाई, क़यामत खेज़ महंगाई है, लाकानूनियत है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आती, और उस सब के बावजूद आपका ये हाल हो गया है कि आपके जो जमात है वो सारी टूट के बिखर गई है। लोग आपकी वजह से अपने हलकों में नहीं जा सकते, आपके अपने MNAs MPs को अपनी अगली पॉलिटिकल फ्यूचर की फिक्र है। तो आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं, ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। मैडम मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने कहा है कि जो वोट डालने जाएगा तरीके से उसको 10 लाख लोगों से गुजरना पड़ेगा। ओहो भाई, 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे और आप 10 लाख बंदों को निकालने चले। भाई अपने 10 बंदे पूरे कर लो, आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और कभी आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मेरे खिलाफ इंटरनल साजिश हो गई, चोर मिल गए, डाकू मिल गए, साजिश हो गई। फिर जब आपको और कुछ समझ नहीं आती तो आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई मेरे खिलाफ। उस पर भी हम अभी बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपके नाक के नीचे से आपके वजीर आजम की कुर्सी पे मौजूद होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी आपके रेत की तरह खिसक गई है, निकल गई है हाथों से। तो आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं? अगर आपने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई होती, अवाम का ख्याल रखा होता, आपने कोई अवाम की भूख इफलास के बारे में सोचा होता, महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगी बिजली, महंगी दाल, महंगा तेल, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, उसके बारे में आपने कीमतों के बारे में कभी सोचा होता तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। और बात ये कि कभी आप उनको कहते हैं, अपने मेंबरान को आप कहते हैं कि बिक गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और आप वो कहते हैं कि हमने खरीदे हैं। भाई जो पहले ही पार्टी से निकलने को खरीदा तो उसको जाता है, जिसके बारे में कोई हो कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो पहले अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं, जो आपके वजीर आजम होते हुए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको खरीदने की क्या जरूरत है? तो ये अगर आपको आईने में अपना चेहरा नजर नहीं आता तो मैं आपको आपका चेहरा दिखा देती हूँ। अभी सेनेट के इलेक्शंस को कोई ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, किस तरह आपने अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, आपकी माइनॉरिटी थी। किस तरह आप सेनेट में जीत गए? उस वक्त क्या किया था आपने, जरा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी, या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज किया था अपने मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान को, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी? और अगर वो उस वक्त जायज़ थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है?
اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے, کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں, وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا, اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا, اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں, آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے, جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی, میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے, دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے, کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے, عوام کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا حال تھا, تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے. آج آپ ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے, کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا, اپنے غرور کا, اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف, اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی, خود مختاری کی, اور میں کیونکہ خود مختار ہوں, میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں, اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے, وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سازش والا پروپیگنڈا ہے نا, یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر, آپ کی نا اہلی, آپ کی نا لائکی, آپ کی نا سمجھی, آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں, آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے, فارن پالیسی کس چیز کا نام ہے, اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے ہیں. دوسرے ملکوں نے آپ کو تحائف دیے, آپ ان کو جا کر 5 ملین ریال میں بیچ آئے. تو آپ پاکستان کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آج اگر آپ اپنی ناکامی, نالائکی, نا عاقبت اندیشی کو اگر آپ سازش کا نام دیں گے تو دنیا ہنسے گی آپ. مریم صاحبہ, آپ کے وزیر داخلہ سے جو نثار علی خان وہ بنی گالہ پہنچے ہیں لیگ لے کے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بعض ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں ہیں. پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ اس کے بعد میرا سوال. بڑی مزے کا خیز بات ہے. اور سوال جی. اچھا میم, آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس موومنٹ ہوتی ہے, وہ بغیر کسی مدد کے کامیاب نہیں ہوتی, مدد کے بغیر نہیں لائی جاتی. اور آج جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے, کیا یہ بغیر کسی کی مدد کی آئی ہے؟ بغیر کسی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی, نیوٹرلٹی سے بھی کامیاب ہو سکتی ہے. جی یہ تو اب ڈیسیجن صرف میرا تو نہیں ہے, یہ تو سب بیٹھیں گے, اپوزیشن پارٹیز بیٹھیں گی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جو کہ ہماری جماعت کے صدر ہیں,
ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे नवाज साहब कब वापस आएंगे? मैडम ये बता दें, नवाज साहब कब वापस आएंगे? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें कि ऐसे वक्त में आप अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, जब हुकूमत अपनी अहली की वजह से सब कुछ खो बैठती है, तो क्या वजह, क्या तीन तरीके अदम एतमाद ला कर आप इमरान खान को सियासी शहीद तो नहीं कर रही? और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी है इस वक्त। देखिए, बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है। अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने अवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद, आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है। एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि ऑपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजाले में उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे हैं। आप समझती हैं इमरान रूहानी कमजोर हो गया? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी जबान दराजी नहीं की, कभी बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मजहब का नाम लेते हैं। कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने जो आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, दवाइयों की कीमतें आपने आसमान पर पहुँचा दी हैं, तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दें? या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं? कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं, तो आपको वो हदीस नहीं पता? एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीजी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहाला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहानियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? बल्कि जो आपने कल्चर बदतमीजी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ
कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। मैम ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो रियासती इदारों के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर आपका? देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे देती हूँ कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं, तो देखिए न्यूट्रल होने का मतलब इसी की जिद्दोजहद हमने भी की है। और हर आइन पसंद शहरी, आइन एक पाकिस्तान का आइन है, उसकी पासदारी ज़रूरी है और अगर उसकी पासदारी करना कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए, इसी के लिए तो हमने स्ट्रगल की है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गालम गलोच आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तहजीब के दायरे में रह के बात करें। गालम गलोच नहीं, हम क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करके आए। कभी नवाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि स्टेज पे चढ़ के वो किसी को माइक पकड़ के धमकियां दे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो गया हूं, तो और मैं जब आऊंगा तो मैं और ज्यादा मैं अंदर। भाई तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सके? कर चुके हो तुम ये सब काम, इसी वजह से तुम्हारा आज ये हाल हुआ है, ये मत भूलो। तो गालिम गलोच से नहीं, तहजीब से तमीज से बात करो, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो। मेरा सवाल ये तब्दीली लाने वालों का भी हिसाब होगा, जहाँ वहाँ खड़ा होगा, या सिर्फ इमरान खान का हिसाब होगा? ये तो अल्लाह ताला बता सकता है। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 साल में 4 साल में हो गया है, इसको कहते हैं इबरत का निशान। और जो वक्त ने, जो कुदरत ने, जो मैं यही कहूँगी कि इतने आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े कि आप बात करने के काबिल नहीं रहे। मरियम साहब, आप समझती हैं कि मुअक्कल कमजोर पड़ चुके हैं और रूहानी साया भी खत्म हो गया है? इत्तेहाद नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म चलेगा? और दूसरा ये बताइए कि इस तहरीक तक अक्सर होता है कि फिर दाएं बाएं भी हो जाते हैं मामला, तो इस बार जो है अपोजिशन के इत्तेहाद कहाँ तक? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने, मैं एक PDM की मीटिंग में मौजूद थी जब उन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन सोसाइटी में बहुत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और हमें सब जमातों को साथ लेकर चलना है और हमें सबको सियासी धारे में, कौमी धारे में लाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो पोलराइजेशन को उन्होंने फ़रोग दिया है, हमें उसका सद्देबाब करना है, हमें तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना है, हमें एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफ़र पे। मैडम ये बता दें कि क्योंकि इलेक्शन का भी दौर शुरू हो जाएगा, अगली वज़ीर आज़म किसको देखनी है, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई नया चेहरा? मैंने आपको इसका जवाब दिया है जी। और कोई सवाल है? देखिए, मैं नहीं, देखिए ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये इंशाल्लाह बैठ के फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में और ये डिले करना चाहते हैं। तो देखें, आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी। अब देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सज़ा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए और ये एक प्रेसिडेंट ना सेट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैडम, किसी हुकूमत के आने का इम्कान तो नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि अब हार चुका है और पाकिस्तानी अवाम के निशाने पर है, ऐसे शख्स के अहकामात बजा ना लाएं और खामखा इस सारे जो आइनी और कानूनी प्रोसेस में
बिल्कुल भी जो है वो इंटरफेयर ना करे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बेअसर हो गया है और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आदिम भाई